नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने की दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए गिड़गिड़ाया है। रूस में तो अब मिलने को राजी हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी अपडेट, चीन पर चौतरफा हमला, भारत अमेरिका के बाद जापान ने की है स्ट्राइक ड्रैगन पर। जी हाँ, उत्पादों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो वहीं रूस ने पाकिस्तान को दिया है बड़ा झटका, बोले पाकिस्तान को नहीं करेंगे हथियारों की सप्लाई। इस बीच बड़ी अपडेट एलएसी से निकल के आ रही है। एलएसी में लद्दाख में पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति के बीच वायुसेना प्रमुख पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हम मनोबल ऊंचा करने पहुंचे हैं, हमारे सेनाओं के मनोबल पूरी तरीके से हाई है, जोश। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बोले किसी भी देश ने भारत के खिलाफ नहीं उठाई आवाज, किसी ने नहीं दिया हमारा साथ, रो रहा इमरान खान। तो वहीं हिंदुत्व की विरासत को लेकर ठाकरे परिवार में भी ठन गई है। अक्साई चीन पर जल्द लहराने वाला है तिरंगा, जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के ललकार के बाद चीन कैसे बैकफुट है। तो वहीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों कि एक बार फिर से ताइवान ने चीन पर किया है बहुत बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन पर ताइवान ने किया बड़ा, उसके एक फाइटर जेट को मार गिरा है। इसके बारे में जानेंगे तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए गिड़गिड़ाया चीन का रक्षा मंत्री। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में बढ़ते तनाव के बीच शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मंत्री परिषद बैठक में इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार शाम को अपने चीनी समकक्ष वेंगे सेंगे से बात कर सकते हैं, सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि इन सरकारी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए गिड़गिड़ाया है। जी हाँ, गिड़गिड़ाया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए। आपको बता दें कि ये जानकारी पहले हुआ था कि नहीं मुलाकात करेंगे, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल के आई, फिलहाल अब मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग राजी हो गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि साउथ चाइना सी ताइवान ने मार गिराया चीन का सुखोई 35 फाइटर जेट। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, तनाव बढ़ने के हालात पूरी तरीके से। दरअसल चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान के एक चीनी फाइटर के मार गिराने की रिपोर्ट शुक्रवार को चलती रही है। टीवी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ताइवान ने अपने एयर स्पेस में घुस आए चीनी सुखोई 35 विमान को मार गिराया है। यहां तक बयान बताया यह भी गया है कि इस हमले में ताइवान ने अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। हालांकि बाद में ताइवान ने इन खबरों का खंडन करते हुए साफ कर दिया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबरों में दावा किया गया है कि ताइवान ने चीनी विमान को कई बार चेतावनी दी है, लेकिन उसके बाद चीनी विमान ताइवान के एयरस्पेस में बना रहा और इस वजह से ताइवान ने फिलहाल उस पर अमेरिका द्वारा दिए गए घातक F-35 विमानों से हमला किया, फाइटर जेट से, जिसके बाद सुखोई 35 फाइटर जेट हवा में ही उड़ गया है। तो अपने आप में ताइवान जैसे छोटे देश ने चीन को बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। हालांकि चीन पूरी तरीके से बौखलाया है और इसको लेकर आने वाले समय में टकराहट की स्थिति भी बन सकती है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, ताइवान का भारत को भी समर्थन करना चाहिए या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन पर चौतरफा हमले के बीच भारत अमेरिका के बाद अब जापान की ड्रैगन के उत्पादों पर स्ट्राइक। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर बीजिंग को घेरा जा रहा है, तो भारत डिजिटल स्ट्राइक पर चीनी कंपनियों को देश से बोरिया बिस्तर समेटने लगा हुआ है। और वहीं इस बार हमला भारत के मित्र जापान की तरफ से हुआ है। दरअसल जापान ने कहा है कि वो अपनी जापानी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा जो चीन के बजाय आसियान देशों के अपने सामान को तैयार करेगी। इसके साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी सूची में शामिल कराया है, जहां जापानी कंपनियां और उत्पाद तैयार कर सकेंगे। इस तरह जापान के इस फैसले से दोनों देशों को खासा लाभ मिलेगा। वहीं चीन को बड़ा झटका लगा है। जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वो जापानी निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान करेगा। चीन को बड़ा झटका। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें रूस ने दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका, बोले पाकिस्तान को नहीं करेंगे हथियारों की सप्लाई। जी हाँ,
रूस ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक में रूस ने ये बातें बताई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में रूसी समकक्ष जनरल रसोई सोंगोई ने कहा है कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर रूसी प्रतिबद्धता भारतीय अनुरोध का पालन करती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मंत्री ने भारत की रक्षा एवं सुरक्षा जागरूकता के अनुरूप रूस द्वारा निरंतर तेजी से सहायता मुहैया कराने के लिए भी रूस की सराहना की है। इसके साथ ही दोनों पक्ष समय पर रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए संपर्क बनाए रखेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि राजनाथ सिंह के रूसी रक्षा मंत्री के बीच आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी जानकारी दी है। तो हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एलएसी परिस्थिति नाजुक और गंभीर पर हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा होगा। थल सेना अध्यक्ष पहुंचकर मनोबल बढ़ाया भारतीय सेनाओं का। दरअसल आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है, स्थिति नाजुक बनी हुई है और गंभीर भी है। वहीं हमारे जवानों का मनोबल काफ़ी हाई है और वो हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सेना अध्यक्ष ने कहा है कि मैंने लेह पहुंचने के बाद विभिन्न स्थानों का दौरा किया है, मैंने अधिकारियों जेसीओ से बात की है और तैयारियों का जायजा लिया है। जवानों का मनोबल पूरी तरीके से हाई है और वे सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। जनरल नरवणे ने कहा है कि एलएसी परिस्थिति थोड़ी तनावपूर्ण जरूर है, एलएसी परिस्थिति नाजुक और गंभीर है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि हमारी रक्षा और अखंडता की रक्षा हो सके। हम बातचीत के जरिए भी स्थिति में निपटाने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का फिर से रोया। बोला कोई भी देश भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। जी हाँ, कश्मीर मुद्दे पर भारत की कूटनीति से पाकिस्तान पस्त हो गया है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने हार मान ली है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि कोई भी देश आज भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर हमारा साथ नहीं दे रहा है, ना ही उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है। दुनिया कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि बड़े देशों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। अगर ऐसा होता तो अभी तक हम कश्मीर मुद्दा सॉर्ट आउट कर देते, लेकिन यही कारण है कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों की तरफ है, भारत की मार्केट की तरफ है। इसीलिए पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आता है, वरना पाकिस्तान कश्मीर को अभी तक कब का कब्जा कर लिया होता है। तो ये इमरान खान का रोना रोआ है एक प्राइवेट इंटरव्यू देते हुए चैनल पे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। हिंदुत्व की विरासत को लेकर ठाकरे परिवार में ठनी, उद्धव को राज ठाकरे ने लिखा तल्ख पत्र। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना महामारी समेत कई चुनौतियों का सामना कर रही है। राज्य सरकार के धार्मिक स्थलों को नहीं खोलने को लेकर राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल भाजपा निरंतर इस मुद्दे को लेकर जहां उद्धव ठाकरे को घेर रही है, वहीं इसमें एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी शामिल है। राज ठाकरे ने उद्धव की चिट्ठी लिखते हुए इस मुद्दे पर अपनी निराशा जताई और लिखा है कि क्या सरकार हिंदू भावनाओं के प्रति बहरी हो चुकी है। महाराष्ट्र निर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुरुवार को अपने चचेरे भाई से उद्धव ठाकरे को पत्र लिखते हुए कहा है कि मुझे हैरानी है कि महाविकास अघाड़ी सरकार सोई हुई है और हिंदुओं की भावनाओं के प्रति बहरी हो चुकी है। हम सरकार से मंदिर खोलने की मांग करते हैं और अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम होती है तो लोग सब प्रतिबंधों को भूलकर भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों का मार्च करेंगे। तो ये शिवसेना को राज ठाकरे एमएनएस चीफ ने बड़ी चेतावनी दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। कंगना रनौत का बड़ा ऐलान, 9 तारीख को आ रही हूँ मुंबई, किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखाए। दरअसल अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाली बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। सुशांत सुसाइड केस में मुखर हुई कंगना बॉलीवुड की पोल खोल कर रख रही हैं। हाल ही में उन्होंने बताया है कि शिवसेना नेता संजय राउत से उन्हें खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। उसमें अपने बतौर ट्वीट में उन्होंने मुंबई पुलिस की तुलना पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर से कर डाली है। इसके बाद बॉलीवुड स्लेब्स की नाराजगी बाहर आई है और इस मसले पर सोशल मीडिया पर वो स्लेब्स ने पंगा गर्ल्स को आड़े हाथों लिया है। मुंबई वापस न आने की धमकियों के बीच कंगना ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और धमकी देने वाले को मुंबई जवाब देते हुए बताया है कि वो मुंबई वापस आ रही है। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एलएसी परिस्थिति नाजुक के बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेना के जवानों की तैनाती हिमाचल प्रदेश में हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच हिमाचल तिब्बत बॉर्डर पर एसएफएफ की तैनाती जवान लगातार रवाना हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तिब्बत बॉर्डर पर तिब्बती विशेष सीमावर्ती बल टीएसएफएफ की तैनाती हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जवानों की रवानगी हो गई है। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल से स्थिति में लगती है कि चीन की सीमाओं पर तैनाती का
एसएफ के जवान रवाना हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन निकल रहे हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, और चीन को खुली चेतावनी के साथ साथ खुले एक्शन करने की भी धमकी दे दी गई है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी तैनात है, चुस्त दुरुस्त है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हम चलते हैं अगली अपडेट। अयोध्या पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार, सोलर सिटी से मल्टी लेवल पार्किंग तक की होगी व्यवस्था। दरअसल यूपी सरकार अयोध्या के विकास में तेजी लाने के लिए 2000 रुपये करोड़ खर्च करेगी। राज्य के सूचना विभाग के मुताबिक अयोध्या की खोई हुई शोभा लौटाने से इसे धार्मिक पर्यटन का ठिकाना बनाने के लिए सरकार ये राशि खर्च करेगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि राम मंदिर और दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति बनने के बाद 11 साल में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या तिगुनी होकर सालाना के 2.5 करोड़ से बढ़कर 6.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अयोध्या में निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार को अयोध्या के चौतरफा विकास के लिए काम करना है। सीएम योगी ने कहा है कि अधिकारियों के सभी काम समय पर पूरा कराने के साथ क्वालिटी का ख्याल रखने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी सरकार की ओर से जारी योगी के बयान के मुताबिक अयोध्या तेजी से धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर उभर रहा है, इसलिए यहाँ पर विकास कार्य तेजी से होना चाहिए और इसके लिए फंड्स की भी कमी नहीं आएगी। योगी ने अधिकारियों से कहा है कि वे इस शहर को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं ताकि इसे अयोध्या की पहचान बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अयोध्या की ब्रांडिंग के लिए अच्छे और क्षमतावान प्रोफेशनल की मदद ली जानी चाहिए। विकास योजनाएं इस तरीके से बनाई जानी चाहिए जिससे अयोध्या की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत भी संरक्षित रह सके। तो कमेंट के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ के इस पहल का अगर आप स्वागत करते हैं तो कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, 29 नवंबर से पहले बिहार में हो जाएंगे विधानसभा चुनाव। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश की 1 लोकसभा और 65 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दी है। आयोग ने कहा है कि बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 29 नवंबर से पहले कर ली जाएगी। हालांकि अभी तक बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुए, लेकिन जल्द ही इस संबंध में घोषणा भी की जा सकती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आयोग ने निर्णय लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देश की 1 लोकसभा सीट और 65 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के पीछे की वजह कानून व्यवस्था और संबंधित रसद की आसानी से आवाजाही सुनिश्चित करना है। आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की समय सारणी के साथ साथ इन उपचुनाव की घोषणा आयोग द्वारा उचित समय पर की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कोरोना काल में ये पहला चुनाव होगा। वहीं देश की 1 लोकसभा और 65 विधानसभा सीटें खाली हैं। उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी है। इस बैठक के सभी प्रदेश के चुनाव अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में उनके द्वारा पास की गई रिपोर्ट पर भी समीक्षा की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है चुनाव आयोग द्वारा। हम चलते हैं अगली अपडेट। ताबड़तोड़ एक्शन से डर गया मुख्तार अंसारी का परिवार, खुद ही हटा रहा है अवैध कब्जा। गाजीपुर और मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुटे अवैध कब्जों और संपत्तियों पर एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ का सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ ने बाहुबली और अंडरवर्ल्ड पर नकेल कसने के लिए सख्त ऐलान के साथ निर्देश दे दिए। इससे अपराधियों में खौफ साफ साफ दिख रहा है। गाजीपुर शहर से इसकी वानगी इस वक्त देखने को मिली जब प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही अंसारी परिवार अपने अवैध कब्जे को हटा रहा है। 27 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माफिया मुख्तार अंसारी की काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है और अब उनकी चिन्हित करके जमीनों और उनके साथियों पर जो अवैध कब्जे किए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ उनके हर एक संपत्तियों पर कुर्क होगी, कब्जे होंगे। इसके बाद अब उनके गुर्गे नतमस्तक हो चुके हैं सीएम योगी के सामने और स्वयं इन सब चीज़ों को हटाने लगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरभजन सिंह भी नहीं खेलेंगे आईपीएल 2020। सुरेश रैना के बाद चेन्नई सुपर किंग को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। इससे पहले टीम के 2 खिलाड़ी समेत 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से टीम की ट्रेनिंग आगे बढ़ानी पड़ी थी। उधर टीम के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर भारत लौट आए। अब टीम के अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने भी निजी कारणों के चलते आईपीएल से नाम वापस ले लिया है। कोरोना महामारी के खतरे के बीच यूएई में होने वाले इस सीजन के लिए 40 वर्षीय हरभजन यूएई भी नहीं पहुंचे थे। टीम मैनेजमेंट ने अपने खिलाड़ियों से पहले ही हरभजन के बगैर टूर्नामेंट के तैयार रहने को कह दिया था। सीएसके के पास हरभजन के अलावा 3 प्रमुख अन्य स्पिनर हैं। इसमें इमरान ताहिर, पीयूष चावला लेंगे, लेकिन अब देखने की बात होती है आखिर हरभजन ने ऐसा क्यों किया है। हम चलते हैं
अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। सुशांत सुसाइड केस के मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, ड्रग पेडलर के सामने बिठाकर होगी शोभिक से पूछताछ। दरअसल अभिनेता सुशांत सुसाइड केस के मामले में शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती, अभिनेत्री के भाई शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा के आवास की तलाशी ली है। इसके बाद मिरांडा की हिरासत ले लिया गया है। वहीं रिया के भाई को पूछताछ के लिए एनसीबी कार्यालय लाया गया है। उसके पास से एक डायरी भी मिली है। इसके अलावा रिया के घर पर लगभग 4 घंटे तक छापेमारी चली। ब्यूरो ने कुछ चीजों को सीज कर लिया है। सुशांत सुसाइड केस के मामले में गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष, एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि सुशांत की मौत का मामला मेडिकल बोर्ड द्वारा विचाराधीन है और रिपोर्ट केवल समय पर सीबीआई को सौंपी जाएगी। तो ये कुछ एक बड़े डेवलपमेंट थे दोस्तों। तो दिन भर की फटाफट बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।